जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल जीसीसीपी बाय इक्की अमर पर। आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर लुसेंट का निचोड़ लेकर के आए हैं, जो लगभग 1000 प्रश्नों का श्रृंखला होगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या टीचर भर्ती एग्ज़ाम हो। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ जो पहला धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन लिया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे। तो ऋषभ देव। अगला है जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। तो अजीत नाथ। पूछेगा जैन धर्म के पहला तीर्थकर ऋषभ देव, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर तो अजीत नाथ। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ। यदि यह प्रश्न पूछे कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, तो नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नील कमल था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का 23वें तीर्थकर कौन था। तो पार्श्वनाथ था। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सर्प था। जैन धर्म की अंतिम तीर्थकर का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो वर्धमान था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो शेर। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे। निग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए। निग्रंथ। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। पावापुरी में। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे। तो जैन कहलाते थे। महावीर स्वामी के अनुयायी जैन कहलाए और पार्श्वनाथ स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए। निग्रंथ कहलाए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था। तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी के का प्रथम शिष्य कौन था। जमाली था। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी। महावीर स्वामी ने। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने ही दिया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया। केवल ज्ञान कहा गया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन से है। जैन धर्म में त्रिरत्न के सिद्धांत पहला है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते थे। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी में हुआ। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तब 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुआ। 468 ईसा पूर्व में हुआ। याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था। दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। चंपा नगरी। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो राजगीर में दिया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। कहाँ है श्रवण बेलगोला। तो कर्नाटक में है। यही कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाया। चामुंड राय ने। कौन बनाया। तो चामुंड राय ने बनाया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। तो प्राकृतिक भाषा को। किस भाषा को। तो प्राकृतिक भाषा को। प्रश्न यह भी पूछता है कि जैन धर्म की
कौन सी भाषा है? तो प्राकृतिक भाषा। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। कौन करवाया? तो चंदेल शासकों ने। जैन धर्म में कौन कौन संप्रदाय में बट गया? श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गए, एक का नाम श्वेतांबर था, दूसरा का नाम दिगंबर था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था जिब्रिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। जिब्रिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मथुरा अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसे की जाती है? जयसिंह, सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो भगवती सूत्र में है। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया या चालुक्य शासकों ने। कौन? तो चालुक्य सोलंकियों ने कराया था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। अब है बौद्ध धर्म से प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना तो गौतम बुद्ध। उससे ऊपर जितने प्रश्न थे जैन धर्म से थे, अब जो है बौद्ध धर्म का प्रश्न स्टार्ट होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाखी पूर्णिमा में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिल वस्तु के पास कहा? तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 463 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? तो महामाया। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो महामाया था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुयोधन या सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम तो सुदोधन। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था? तो यशोधरा। अब जो अगला टॉपिक है वो है भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक। आइए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कपिल मुनि को। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? कणाद को। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चवार्क है। लोकयत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो चवार्क है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेमिनी को। मीमांसा दर्शन के संस्थापक तो जेमिनी को। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। जो आदि शंकर था बाद में उसका नाम क्या बना? शंकराचार्य बने। वो उसका नाम जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है भारतीय संस्कृति के लोकनायक। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति के लोकनायक। महान हिंदू निर्माता कौन है? तो मनु है। महान हिंदू निर्माता कौन है? तो मनु है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार
पूछा गया, बहुत विवि प्रश्न है यह। पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज में कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कर्मण्येवाधिकारास्तु मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? यह है श्रीमद् भागवत गीता का। अगला क्वेश्चन है कि दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न को, यह पंक्ति किसके द्वारा जो है कही गई है? तो कबीरदास के द्वारा। कि दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न को, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो कबीरदास के द्वारा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? वह कबीरदास ने ही कहा था। कबीरदास जी ने बोले थे कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। चलिए अगला प्रश्न है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मगहर किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो कबीर की। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था इटावा जिले के पटियाली ग्राम में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा जिला के पटियाली नामक ग्राम में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अबुल हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? यह प्रश्न पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। यह भी प्रश्न बनता है कि पवनार आश्रम का जो है वो किसने स्थापित किया था? तो विनोबा भावे ने। और कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो बिहार में है। अब बिहार के किस जिला में? तो राजगीर में है। बिहार में कहाँ में है? तो वह गया के राजगीर में है। किस राज्य में पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है? उत्तराखंड में है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लेंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है उत्तराखंड में। लेंसडाउन कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। डलहौजी पर्वतीय नगर शेरगाह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। आनंद भवन कहाँ? तो इलाहाबाद में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो रामेश्वरम में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो रामेश्वरम में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो मुंबई में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाए गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। गोलकुंडा का किला तो हैदराबाद है। अगला जो प्रश्न बन रहा है हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में। पूछा जाए गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। अगला जो प्रश्न बनता है बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। बेलूर मठ कहाँ है? तो कोलकाता में। हौज खाज कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। हौज खाज पूछा जाए तो कहाँ है? दिल्ली में है।
अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वह है मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। अगला जो यह प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो वह है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। हम्पी के खंडहर किस प्रदेश में है? तो कर्नाटक में है। हम्पी का खंडहर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है? तो जम्मू कश्मीर में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? JNU। यह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा पूछे कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में है। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। हाथी गुफा जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। एतमा उदौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में है। एतमा उदौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है? मुंबई के समीप में है। प्रसिद्ध जो एलिफेंटा गुफा है वह कहाँ है? मुंबई के समीप है, यानी कि मुंबई के निकट है। पुष्कर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा। गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? गारो हिल्स है मेघालय में। गारो हिल्स की पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। यह भी प्रश्न बनता है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अशोक स्तंभ है सारनाथ में। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ में है। महरौली लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। महरौली कहाँ पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। अगला है, अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा तो महाराष्ट्र में। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका पूछे तो मध्य प्रदेश। कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है? तो कपिल वस्तु है नेपाल में। कहाँ है? तो नेपाल में है कपिल वस्तु। मेरीन बीच कहाँ स्थित है? तो मेरीन बीच है चेन्नई में है। शाहजहांबाद कहाँ पर स्थित है? तो शाहजहांबाद हो गया आपको दिल्ली में। शाहजहांबाद तो दिल्ली में अवस्थित है। मुसम्बन बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में है। कहाँ है? तो आगरा में है। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना या रायलसीमा पहाड़ी पर। रायसीना या फिर रायलसीमा पहाड़ी पर है राष्ट्रपति भवन। रायसीना पहाड़ी बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पे है? तो पांडिचेरी में है। अरविंदो आश्रम कहाँ है? तो पांडिचेरी में है। जवाहर सुरंग किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर में है। महरौली लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है?
तो महरौली है नई दिल्ली में। शक्ति स्थल कहाँ है? दिल्ली में है। शक्ति स्थल पूछे तो दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न बनता है अगला है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ है? तो कोलकाता में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। जहाज महल कहाँ है? तो मालवा में है। जहाज महल कहाँ? तो मालवा में है। अगला जो प्रश्न बनता है अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला जो प्रश्न बनता है अगला है 19वीं 20वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन से प्रश्न है। 19वीं एवं 20वीं सदी के धार्मिक आंदोलन एवं सामाजिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको लिया गया है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज आंदोलन। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? प्रश्न यह सब बहुत बार पूछा गया है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। अगला जो प्रश्न बनता है अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज। अगला जो प्रश्न बन रहा है वो क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। ब्रह्म समाज जो चल रहा था उसका एक विरोधी संगठन भी था। उसका उद्देश्य क्या था? सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो उसका क्या नाम था? धर्म सभा। उसका क्या नाम था? तो धर्म सभा था। धर्म सभा 1829 ईस्वी के संस्थापक थे राधाकांत देव थे। प्रश्न पूछा जाता है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। 1829-1830 ईस्वी के बीच में जो इसका जो संस्थापक हुआ था, स्थापना हुआ था धर्म सभा का। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा पर रोक लगा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। सती प्रथा राजा मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में। और उसके बाद और कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज जो है वो था धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था वो आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विलियम डिरोजियो। हेनरी विलियम डिरोजियो था युवा बंगाल आंदोलन के नेता। अगला जो प्रश्न बनता है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो वह 1882 ईस्वी में किया था अडियार में। थियोसोफिकल सोसाइटी जो भारत में अपना एक मुख्यालय स्थापित किया था 1882 ईस्वी में अडियार में किया था। अगला प्रश्न है आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? वी रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन वी रामास्वामी नायकर थे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जो था सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? वो प्रयास किया था दंभी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। प्रश्न यहाँ से बनता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। और 19वीं शताब्दी में जो है यह सत्यशोधक समाज को स्थापना की और उसका प्रयास यही था जो दंभी ब्राह्मणों है तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों को जो रक्षा करना है। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो भारत से बाहर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना
विवेकानंद के द्वारा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बिहार स्पेशल प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। अगला है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो है दास प्रथा जो है 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है विलियम बेंटिक के द्वारा जो है लागू किया गया था। अब आता है इतिहास से प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था वो सर्वप्रथम मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी मिले कारतूस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन था। लॉर्ड पाल्मर्स्टन था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा। कौन उर्दू कवि देखा था? मिर्जा गालिब ने। अगला है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। 1857 ईस्वी का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चापती। कमल एवं चापती। अगला जो प्रश्न बन रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। कौन दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे किसने? मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे वो। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था। अगला है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से। बेगम हजरत महल कहाँ से थे? तो लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में थे नाना साहब। कौन थे? तो नाना साहब थे कानपुर से। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे और कानपुर से थे नाना साहब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह की शक्ति 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांति में एक अकेली मर्द है? वो कौन कहा था? तो लक्ष्मीबाई के बारे में ही कहा था। किसके बारे में? तो लक्ष्मीबाई के बारे में। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति के में तटस्थ रहे? वह शिक्षित मध्यम वर्ग जो है तटस्थ रहे। वो इस युद्ध में भाग नहीं लिए, वो किनारे हो गए। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। बिहार के जगदीशपुर से ही थे कौन? कुंवर सिंह। और इसका मृत्यु हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी में।
1857 क्रांति में इसका भी बहुत योगदान था। अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। भारत में यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक यानी कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया गया था और इसे तत्कालिक कारण माना गया था कि अंग्रेजों का जो है धर्म में हस्तक्षेप का संदेशा हुआ था यहाँ भारतीय सैनिकों को कि जो है वो कारतूस में जो है सुअर और गाय का चर्बी मिला हुआ है। अगला जो प्रश्न बनता है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडु। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न हो तो प्रथम न ही राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा है? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो है वो क्या लिखा था? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा है 1857 क्रांति के बारे में? तो आरसी मजूमदार। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न बनता है अगला है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को घोषित कर दिया? 12 मई 1857 ईस्वी को। 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर और वहां जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह को जो है मुगल सम्राट घोषित कर दिया था 12 मई 1857 ईस्वी को। अगला है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? वो है टेलर और विसेंट आयर को। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली दमन किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन की हो गई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मृत्यु हो गई? ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मृत्यु हुई थी लखनऊ में। और निकलसन की मृत्यु पूछे तो दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली दमन के दौरान। लखनऊ में किसका? तो हेवलॉक का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी बेंजामिन डिज़रायली ने। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने कहा। वी.डी. सावरकर जो भारतीय इतिहासकार थे, सिर्फ यही बताया था यह विद्रोह जो स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था, वी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? वो कहा था एस एन सेन ने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। कौन था? तो एस.एन. सेन। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। द फर्स्ट इंडियन वार एंड ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। यह बहुत बार पूछा भी गया है। द कॉलेज ऑफ द इंसिडेंशियल रिवोल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खां थे। अगला क्वेश्चन है,
द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को देखा जाता है। किसको? तो बहादुर शाह जफर को देखा जाता है। अगला टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं वर्ष। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं और वह घटना किस वर्ष में घटित हुआ उसके बारे में अगला प्रश्न है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह 1857 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1858 में। 57 क्रांति के बाद। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? तो 1861 ईस्वी में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1861 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1867 ईस्वी में। अगला है कुका विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? कुका विद्रोह प्रारंभ हुआ 1872 ईस्वी में। कुका विद्रोह पूछे तो 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना पूछे तो 1875 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रैंड तथा मास्टर्स हत्याकांड। रैंड तथा मास्टर्स हत्याकांड 1897 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में। अगला प्रश्न है सूरत कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत में जो है कांग्रेस का जो बैठक था उसमें जो गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ था कब? तो 1907 ईस्वी में। सूरत फूट के नाम से उसे जाना गया। प्रश्न पूछा जाता है सूरत फूट किस ईस्वी में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो तो 1909 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब? तो 1911 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी। रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट पूछा जाए तो 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन 1919 ईस्वी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो 1919 ईस्वी को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन पूछे तो 1920 से 1922 ईस्वी में। चोरा चोरी कांड पूछे तो 1922 ईस्वी। चोरा चोरी कांड तो 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। इसका गठन हुआ था 1927 में ही और भारत आया 1928 में। अगला प्रश्न है कि बटलर कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में। बटलर कमीशन पूछे तो 1927 ईस्वी में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929 ईस्वी में के लाहौर अधिवेशन में। सौविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी। सौविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब आया? तो 1932 में। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 ईस्वी में। प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग तो 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग तो 1940
1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा तो 1942 ईस्वी। कृष्ण मिशन का आगमन 1942 में। कृष्ण मिशन भारत कब आया तो 1942 ईस्वी में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ तो 1943 में। आज़ाद हिंद फौज तो 1943 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ तो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की जो है घोषणा किया गया था कब तो 1946 ईस्वी में किया गया था। अगला है अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार तो 1946 ईस्वी में। भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना 1947 ईस्वी। भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना तो 1947 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 ईस्वी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तो 1947 ईस्वी में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना तो तब 1950 में। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 और गणतंत्र की स्थापना 1950। अगला जो टॉपिक है वो है गांधी से। गांधी युग से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो लिया गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे तो 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को। अगला है क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ तो चंपारण में। कहाँ आरंभ किया था? चंपारण में किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य का सपना हो, उसका जो सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किया तो महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया 1919 ईस्वी में। कब तो 1919 ईस्वी में प्रवेश किए। अगला जो प्रश्न है अगला है किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा जो है स्वयं में एक शक्ति है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी ने किसे देशभक्तों को राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? देशभक्तों का राजकुमार कहा था सुभाष चंद्र बोस को। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसका था तो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का कथन था कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, यह विचार महात्मा गांधी का ही था। अगला है गांधी ने कब शरीर पर पहनने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण किए तो 1921 ईस्वी में। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण किए तो 1921 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला जो प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार कौन है तो महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है तो महात्मा गांधी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट जो आया था 1919 ईस्वी में
इस एक्ट को कहा था काला कानून। बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया था किसको, तो रोलेट एक्ट को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है यह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। किसने, तो फिनिक्स फॉर्म तो महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने ही। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था तो उसी पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला जो प्रश्न है, अगला क्या कह रहा है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया, तो 1940 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र मतलब एक अलग राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो 1940 ईस्वी में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि कौन संबंधित है, चित्तरंजन दास। देश बंधु के उपनाम से किस जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 ईस्वी में लक्ष्य घोषित किया गया था, वो कहाँ पर, तो लाहौर में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में जो है कहाँ किया था, तो लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, 1942 ईस्वी में किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो 1942 ईस्वी में। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, अब्दुल गफार खां को। अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब, तो 1943 ईस्वी में। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिल्ली चलो का नारा दिया, तो सिंगापुर में दिया था, और कब दिया था, तो 1943 ईस्वी में। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को जो बंद कर दिया था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो 1930 में। नमक सत्याग्रह तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। बोल रहा है कि किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता, जो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला जो प्रश्न बन रहा है, कह रहा है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई, 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई, तो 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के मुख्य अभियुक्त कौन था, तो राम प्रसाद बिस्मिल था। किसने कहा
किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 ईस्वी का अहमदाबाद मिल। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 ईस्वी का जो है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल किए थे और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल आर डायर ने। जनरल आर डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी था। राजगोपालाचारी। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है 1919 ईस्वी में जो है पंजाब में हुए थे क्रूर अत्याचारों के विरोध में, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधि सर का उपाधि त्याग दिया था। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यह भी प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे एग्जामों में एसएससी में ये क्वेश्चन तो लगता है कि प्रत्येक साल एक बार पूछ ही दिया जाता है। वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। एक प्रश्न यहाँ से एक बनता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का स्थापना तो 1923 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी की स्थापना में कौन कौन शामिल था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा है गोरखपुर में स्थित है। कहाँ है? तो गोरखपुर में है। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला जो प्रश्न है, भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। जब कृषि मिशन आया था तो उस समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? एक बार बने थे सिर्फ। 1924 ईस्वी में बने थे बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए थे। कब? अधिवर्ष पूछे तो 1924 ईस्वी में। कहाँ? तो बेलगांव अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। भारत का आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एसएन बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एसएन बनर्जी ने किया। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कब? तो 1932 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। यह भी प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है। द इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आया तो 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया? मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है। यह नारा दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस का नारा था मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है। अगला प्रश्न है ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना तो 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला जो प्रश्न बन रहा है, अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? वायसराय डफरीन ने कहा था। वायसराय डफरीन ने कहा था कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता है, यानी कि कम संख्या के लोगों का जो है यह मॉनिटरिंग कर रहा है। और कौन कहा था? तो वायसराय डफरीन ने कहा था। गांधी और अंबेडकर के बीच कब पुनः समझौता संपन्न हुआ? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पुनः समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। प्रश्न पूछा जाता है कि पुनः पैक्ट कब हुआ? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। अब हम लोग देखेंगे भूगोल की परिभाषा एवं ब्रह्मांड। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो है भूगोल से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया? वह था यूनान वासियों ने। यूनान वासियों ने ही सर्वप्रथम जो है भूगोल को जो है एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अगला है प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जो जनक पूछा जाए तो वो है, उसका आंसर हो जाएगा हिकेटियस। प्राचीन भूगोल का जनक तो हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है भौतिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है? पोलिडोयस को माना जाता है। पोलिडोयस को माना जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मार्टिन वेहम को प्राप्त है। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मार्टिन वेहम को प्राप्त है। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? भारत में हुआ। क्या कह रहा है? विश्व में सर्वप्रथम जो है भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? भूगोल का पिता कहते हैं इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। कौन किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा? वो वारेनियस ने कहा था। वारेनियस ने क्या कहा था? वारेनियस ने कहा था भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कहा था वारेनियस ने कहा था। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न है किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? तो कांट ने कहा था। कांट ने कहा था भूगोल जो है भूतल का यानी कि भूमि के तल का अध्ययन है। अगला है भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर ने। नवनियतिवाद तो ग्रिफिथ टेलर ने। वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान का मत है?
यह जेम्स हटन का मत है। वर्तमान भूत की कुंजी है, किस विद्वान का यह मत है? तो जेम्स हटन का मत है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? डब्ल्यू.एम. डेविस के है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसका कथन है? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन? यह कार्ल सावर का है। कार्ल सावर का है। किसका कथन है? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन? तो कार्ल सावर का है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशेल को माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है पेशेल को। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच.एच. वेरोज। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में, भूगोल जो है मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो एच.एच. वेरोज। अगला जो प्रश्न है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता है, तो गणितीय भूगोल के प्रारंभ करता है थेल्स। कौन है? तो थेल्स। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेता को कहा जाता है? तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता जो है वो कहा जाता है कार्ल रीटर को कहा जाता है। कार्ल रीटर को कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोलवेता के पिता। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ब्लॉम्स को जो है मानव भूगोल का पिता माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसका कथन है? यह हम्बोल्ट का कथन है। क्या कह रहा है हम्बोल्ट साहब? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन है हम्बोल्ट की। अगला है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी किसका है? तो जीन बुन्ना का। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड या फिर अंतरिक्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो कोपरनिकस को जाता है। किसको? तो कोपरनिकस को जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था केपलर ने। कौन किया था? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो कुल 8 ग्रह है। 1 मिनट होल्ड करना चाहेंगे। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल जो है 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल जो है 89 तारामंडल हो गए। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? तो सूर्य है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज तो कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध ग्रह। तीव्र ग्रह तो बुध ग्रह।
अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। अगला है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह है। सूर्य के संघटक में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संघटक में सहायक गैस कौन है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला है सूर्य के ऊपर को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर वाले भाग को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। प्रश्न है कि सूर्य सदैव जो है पूरब में ही निकलता है, क्यों? तो इसका आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, इसीलिए सूर्य जो है सदैव पूर्व में ही निकलता है। अगला है प्रश्न, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में जो है देर रात तक चमकता है। मध्यरात्रि सूर्य के किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य जो है, प्रश्न है कि मध्यरात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? वो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य में जो है काला धब्बा या वैसे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। अगला है सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग, या 8.3 मिनट का। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह। और इस ग्रह को जो है सबसे कम समय में यह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। बुध ग्रह जो है सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? तो 88 दिन का समय लेता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? वह बुध ग्रह है। कौन है? तो बुध ग्रह है। सूर्य सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह है। सबसे तीव्र गति से, सबसे फास्ट कौन चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह लगाता है। अगला है किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बुध ग्रह का। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बुध ग्रह का। चंद्रमा के दृश्य दिखाई देने वाला, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा, तो शाम का तारा किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकदार ग्रह कौन है? सबसे चमकदार ग्रह वह वीनस है, शुक्र ग्रह। सबसे चमकदार ग्रह तो वीनस शुक्र ग्रह है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह की। यूरोपवासी जो है वह शुक्र ग्रह की पूजा क्या करते थे? देवी के रूप में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के से नज़दीक ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। और सूर्य के नज़दीक पूछे तो बुध ग्रह। सूर्य के नज़दीक बुध ग्रह, पृथ्वी के नज़दीक शुक्र ग्रह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
सौंदर्य का देवता। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी की भ्रमण की गति कितना है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है कहाँ से? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365 दिन, 365.25 दिन में, यानी कि 365 दिन 4 घंटा में, 3 घंटा 4 घंटा में, या 6 घंटा ही मान लिया जाए सही। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? तो 149 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है कब? तो भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम लंबा दिन जो सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या 1 है। कौन है? उसमें भी चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी से सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड है वो कौन है? चंद्रमा है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो सूर्य है। तारा में कौन है? तो सूर्य है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा था? अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह कोपरनिकस ने कहा था। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी जो उसकी परिक्रमा क्या करते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वी को गोलाकार बनाते समय प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस था। क्या कह रहा है? पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस था। पृथ्वी की परिधि कितना है? तो पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर है परिधि। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है। अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज था। प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का त्रिज्या कौन मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अरिस्टोटल ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी क्या है? तो गोल है। चलो आगे का जो टॉपिक है वह है वायुमंडल की संरचना। अगला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु की विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुर्विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं और वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल के निचली परत को क्या कहा जाता है? तो ऋतु विज्ञान। और वायुमंडल की ऊपरी परत को कहते हैं वायुर्विज्ञान। और पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले स्तर में किस प्रकार की गैस की प्रधानता रहती है? तो भारी गैस की प्रधानता रहती है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तर में किस प्रकार की गैस की प्रधानता होती है? तो हल्की गैस की। कहने का अर्थ है कि वायुमंडल के निचली स्तर में जो है भारी गैस और ऊपरी स्तर में जो है हल्की गैस। ये हल्का रहेगा तो ऊपर उड़ेगा, भारी रहेगा तो नीचे बैठेगा।
वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जल वाष्प है। वायुमंडल का जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है, तो वो जल वाष्प है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है, तो नाइट्रोजन है 78% में। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में, वो कौन है, तो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन है। वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है, तो रेडॉन है। वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस के रूप में कौन है, तो रेडॉन है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस के लिए क्या है, तो उत्तरदायी है। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन गैस जो है। ओजोन गैस जो है हम लोगों को, ओजोन गैस जो है वह सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा जो झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस रक्षा करती है, तो यह ओजोन गैस है। काहे कि ओजोन गैस ओजोन परत का निर्माण हो जाता है और कोई भी हानिकारक किरण जो आती है उसको वह सोख जाती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशेषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूपृष्ठ से परावर्तित, भूपृष्ठ से यानी कि भूमि के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है कितना है, 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन कौन सी है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, एक और मंडल है जो वहीर मंडल है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। किस मंडल को, तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। किस मंडल को, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो वायुमंडल में जो है प्रत्येक दिन का जो मौसम में जो परिवर्तन होता है और दैनिक मौसम परिवर्तन जो वह क्षोभ मंडल के ही कारण होते हैं। क्षोभ मंडल के मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। इसमें तो क्षोभ मंडल में होता है। क्या कह रहा है, क्षोभ मंडल के मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर और सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक महासागर। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर कहते हैं। किसको, तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर को। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, तो प्रशांत महासागर की जो है प्रमुख विशेषता क्या है, प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो वो है प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है, वो है आर्कटिक महासागर में। किस महासागर में है, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, तो यह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है एक और एशिया को तो दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में।
अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन है? प्यूर्टोरिको ट्रेंच है। प्यूर्टोरिको ट्रेंच है। चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जल संधि। विश्व की प्रमुख जल संधि, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधि, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? वो है बेरिंग जल संधि। प्रश्न पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि जो है कौन सी रेखा के समांतर है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। कौन संधि? बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि किन दो स्थल वाले भागों को अलग करता है? वो है अलास्का व रूस को। बेरिंग जल संधि जो है वो अलास्का और रूस को आपस में अलग करता है। अगला है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका कौन अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो वह है डेविस जल संधि है। कौन जल संधि? तो डेविस जल संधि है। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को। ईरान और ओमान को अलग कौन करता है? हार्मुज जल संधि जो है ईरान और ओमान को अलग करता है। कौन जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है? टारस जल संधि। टारस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि है जो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? वह अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को संयुक्त करती, जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है किन दो सागरों को संयुक्त करती है यानी कि जोड़ती है? तो वो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। कौन जल संधि? तो मलक्का जल संधि। प्रश्न पूछा जाता है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि एक करती है? तो वो है मलक्का जल संधि। कौन जल संधि? तो मलक्का जल संधि। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जलडमरू मध्य अलग करता है? तो वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जलडमरू मध्य जो है वो अलग करता है? वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन जल संधि जोड़ती है? वो है डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन जल संधि जोड़ती है? तो वो है डोवर जल संधि है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल से भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? जिब्राल्टर जल संधि है। अब है विश्व के प्रमुख बंदरगाह। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? विश्व के प्रमुख बंदरगाह। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह किसे माना जाता है? रोटरडम को माना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? तो रोटरडम को कहा जाता है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोटरडम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो वह नीदरलैंड में है। रोटरडम बंदरगाह कहाँ है? तो रोटरडम बंदरगाह कहाँ है? नीदरलैंड में है। किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो मॉस्को को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मॉस्को कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागर का पतन कहते हैं। किसको? तो मॉस्को को। किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? विश्व का कहवा पतन सेंटोन्स को कहते हैं। मसस्वा बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह है इरिट्रिया में। कौन सा पतन यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह है रोटरडम।
तो कौन सा पतन जो है यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है? रोटरडम जो है यह यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन? तो रोटरडम बंदरगाह जो है यह यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर जो है स्थित बंदरगाह है वो है पोर्ट सईद बंदरगाह। कौन है? तो पोर्ट सईद बंदरगाह है। कौन सा पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? वह पाटन है। कौन है? पाटन जो है तोड़ने एवं मरम्मत करने हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा बंदरगाह है? तो पाटन बंदरगाह। यह कहाँ है? तो गुजरात में है। अब अगला जो है टॉपिक है विश्व के देशों या नगरों के भौगोलिक उपनाम। विश्व के देशों या नगरों के भौगोलिक उपनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। अब कह रहा है किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को कहते हैं। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान है। चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहते हैं। डूबते सूर्य का देश किस देश को उपनाम से जाना जाता है? तो ब्रिटेन को कहते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। प्रश्न पूछा जाए डूबते सूर्य के देश के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो वह है ब्रिटेन। चढ़ते सूर्य का देश तो जापान। सूर्योदय का देश तो जापान। उगते सूर्य की भूमि या उगते सूर्य का देश तो जापान को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वह नॉर्वे है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश तो नॉर्वे है। किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को। किस देश को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को जाना जाता है। कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो न्यूजीलैंड। कौन सा देश जो है चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो वह है न्यूजीलैंड है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वह थाईलैंड है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो है थाईलैंड है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वह है दक्षिण कोरिया है। कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहते हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। लघु यूरोप किसे कहते हैं? तो फ्रांस को कहते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही प्रश्न था। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।